हेलो दोस्तों। और बताइए, बढ़िया है। आज मैं यूपीएसआई का घटना चक्र की तीसरी पार्ट 3 लाया हूँ और इसमें आज मैं संसदीय व्यवस्था पर चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो आज मैं आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा वो तो आपको याद करना है, बार बार इसको देखना भी है। चलिए शुरू करते हैं। संसदीय व्यवस्था अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 53(2) देखिए, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है या कमांड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। मतलब ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होने का सीधा सा मतलब अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। देखिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट में कई बार यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 2, 3, 4 शिफ्ट में तो पूछा है ये, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक। राज्यों के विधानसभाओं, ध्यान रखिएगा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित। समझ में आया आपको? देखिए, इसमें राष्ट्रपति का में सब जितने होते हैं वो निर्वाचित सदस्य ही चुनते हैं राष्ट्रपति को। ये देखिए, आप इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, ये 17वें संविधान संशोधन हुआ था 1992 द्वारा, तब से ये लोग भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार
भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। और अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान के अतिक्रमण का सीधा सा मतलब होता है, इसका अर्थ होता है उल्लंघन। अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61, याद रखिएगा, बहुत ही पूछता है। अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की रीत से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग पूछ ये लेता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल के तहत मतलब से हटाया जा सकता है, तो वो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होती हैं। निर्वाचित होने के लिए किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति की जितनी आर्टिकल इसमें दी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उन सब आर्टिकल को याद रखिए और बिल्कुल एक एक चीज़ मेरे शब्द को पकड़ के आप ध्यान से पढ़िए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पूछ लेता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का सीधा सा मतलब है लोकसभा का या राज्यसभा का सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है। फिर आता है अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, अर्धन्यायिक मतलब पूरी तरह न्यायिक नहीं होता, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, अर्धन्यायिक है। ठीक, अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। कि ऐसे अनुशासन में स्वयं अपनी उपस्थित होने का या अपना कोई प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। ठीक है, एक एक शब्द का बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा।
जो जो मैं बोल रहा हूँ। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित न किया गया हो। इसका सीधा कहने का मतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात है। कम से कम 14 दिन के पश्चात मतलब दिए जाने के बाद प्रस्तावित न किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है, देखिए जितने लोग वहाँ पे जितने भी सदस्य मौजूद हैं लोकसभा राज्यसभा जो उनका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का मतलब कार्यों का संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत, मतलब ये जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुच्छेद 66 याद रखिएगा। अब आ गया अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आया है ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मतलब इनकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई भी विवाद हो, कोई भी समस्याएं हो, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और किस आर्टिकल क्या करेगा? अनुच्छेद 71 यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आया। देखिए जितने क्वेश्चन आए हैं आपको पता है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति देता है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। याद रखिएगा यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये तो यूपीएसआई में तो आया ही है, ये यूपी SSSC में भी क्वेश्चन आया है। के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है।
अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति में और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित शक्ति एक संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 एवं 65 के अनुसार 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आया है। ठीक है, इसको अभी समझाता हूँ। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 एवं 65 के अनुसार 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के अंदर फिर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। ठीक है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति, अब देखिए यहाँ पे अभी तक आपने राष्ट्रपति में पूछा, जितने भी निर्वाचित हैं वो देंगे वोट, लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्यसभा में के मनोनीत सदस्य भी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ही इन्हें मनोनीत करता है। इसीलिए मतलब राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य चुनाव क्यों नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रपति ही इन्हें मनोनीत करता है। इसलिए क्योंकि अब राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो इसका सीधा सा मतलब वो अपने जो हो, देखिए अब पॉलिटिकल रीजन भी इसमें है तो उसको मैं चर्चा नहीं करूँगा, तो इसलिए वो राष्ट्रपति ही इन्हें मनोनीत करते हैं यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में। ठीक है। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक, मतलब 44वें संविधान 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया है कि जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत का महान्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भारत के सभी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। देखिए, भारत का महान्यायाधीश जो होता है अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार रखता है। देखिए, यूपीएसआई परीक्षा में आया, महान्यायाधीश का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आया है। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनी है। यानी संसद की
पूछ कभी कभी लेता है कि भारत की संसद में कौन कौन आता है, तो राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। ठीक है। राज्यसभा के लिए चुने गए अथवा नामांकित सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मतलब राज्यसभा के लिए चुने गए और नामांकित सदस्य दोनों का कार्यकाल कितने, 6 वर्ष का होता है। यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में आया हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। देखिए, लोकसभा भंग कर सकता है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना और संबोधित करना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना और संबोधित करना, ये किस आर्टिकल तहत आता है, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ठीक, फिर मैं एक बार फिर से आपको इसको समझाता हूँ। देखिए लिखा क्या है कि संविधान के अनुच्छेद किसके तहत, 108 के तहत किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में उपलब्ध है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है। यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में उपबंध है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है। अब आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक आर्टिकल 110 में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार इसका रिवीजन आपको अच्छे से कराता हूँ, मतलब समझाता हूँ क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 ठीक के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन का मतलब समझ गए, लोकसभा और राज्यसभा पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति धन विधेयक एक ऐसा है जिसपे वो अपना पुनर्विचार नहीं कर सकता। बाकी कोई भी चीज विधेयक, धन विधेयक होगा उस पर एक बार वो लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक एक ऐसा है जो अनुच्छेद 110 के तहत आता है जिसको पुनर्विचार नहीं कर सकता। एक बार अगर उसके पास गया तो वो उस पर उसको साइन करना जरूरी होता है, चार को हित सदनों को लौटा सकेगा। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून के रूप लेता है। ध्यान देखिए, अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। बिना
राष्ट्रपति के स्वीकृत के कोई भी विधेयक हो वह कानून का रूप नहीं ले सकती। भारत में केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख राष्ट्रपति तय करता है, याद रखिएगा। देखिए सब क्वेश्चन आया है, देखिए कितनी गहराई तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को बहुत बार बार पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ आपका एक क्वेश्चन यूपीएससी में गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यूपीएससी में 15 क्वेश्चन सिर्फ आपका संविधान से आएगा, 15 क्वेश्चन। और वो 15 क्वेश्चन में अगर आप मेरे वीडियो द्वारा पढ़ाएगा, आपने पढ़ लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका 15 में से मैं 13 क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। अभी तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ और भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा, आप उसको भी देखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में वित्त मंत्री का बजट भाषण। वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। खंड ए कर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर और खंड बी देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। देखिए ऐसा अंदर क्वेश्चन गया है कि यहाँ तक पूछ लिया है कि वित्त मंत्री का जो भाषण होता है वो कितने खंड में होता है, सीधा ये क्वेश्चन है। तो 2 खंडों में होता है। अब कौन कौन सा होता है, तो खंड ए में कर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर होता है और दूसरा जो होता है इकोनॉमिक सर्वे पर गौर करता है। किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जाता है। किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जाता है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से। ध्यान रखिएगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप याद करिएगा। बार बार ये क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यूपीएससी में ये नहीं है बहुत जोर बता रहे हैं यूट्यूब पे जो चलाते हैं कि बहुत टफ पेपर आएगा। देखिए टफ पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, बस यही इसका बेस रहेगा। इसी तरह आप पढ़ेंगे तो इस पे आप बहुत ध्यान देंगे तो अब आप इसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक उठाएंगे और वगैरह वगैरह बुक उठाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। लक्ष्मीकांत पढ़ के आप मानते हैं कि 15 में 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन उतना समय उतनी मोटी बुक पढ़ने का मतलब होता है कि आप और भी चीज़ें पढ़नी है। आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है और जीएस आपका पढ़ना ही है। तो इतना समय ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए बहुत बेहतरीन है कि जो मूल घटना चक्र ने निकाला है इसके समाधान पढ़ लीजिए। और आपका मैं बताऊं तो परीक्षावाड़ी की बुक आती है संविधान की, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ पर्याप्त है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं। आप 15 में 14 तो सही करके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा करता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि और आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, परंतु वह दोनों सदन पर चर्चा में भाग नहीं ले सकता। उस संयुक्त बैठक को संबोधित करता है वो, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
चलिए, वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखिएगा, पूछता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होती है। यूपीएसआई परीक्षा में राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की जो शक्ति होती है कानून मतलब न्यायालय की बिल्कुल समतुल्य होती है, समान होती है। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर, न्यायाधीश है और वो कदाचार है, असमर्थता है, असमर्थ नहीं है, के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आया हुआ क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की किसी विषय पर परामर्श करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, लेकिन उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। देखिए, मैं बार बार एक ही उसको 2 बार क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको चीज़ों को समझा सकूँ अच्छे से, मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है। वर्तमान में भारत के महानियोग परीक्षक लेखा परीक्षक राजीव महर्षि हैं। ये चीज़ देखिए, आप इसको देख लीजिएगा इस समय वर्तमान में कौन है। मैं इस चीज़ पे कंफर्म नहीं हूँ, तो इस पे आप ध्यान दे दीजिएगा कौन इसमें है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इसे हम कैग भी बोलते हैं, CAG कैग, भारत सरकार के सभी प्राप्तियों व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। कैग ही है जो भारत सरकार की प्राप्ति कितनी हुई, व्यय खर्च कितना हुआ, उसका लेखा जोखा यही करता है। ठीक है। तो देखिए, यूपीएसआई परीक्षा राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि यूपीपीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति
आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों का मतलब कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को होता है। राज्यपाल को होता है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश, संविधान अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट के परामर्श से होता है। अनुच्छेद 239 का 69वां संविधान संशोधन के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछा ही है और पूछ भी लेगा। देखिए 69वां संविधान संशोधन द्वारा मतलब संघ राज्य के क्षेत्र जो है, जैसे मान लीजिए दिल्ली कि इसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्रियों की सलाह पर करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह करता है, जैसे प्रधानमंत्री में होता है। तथा मंत्री राष्ट्रपति के परामर्श प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष की, ध्यान रखिएगा। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ठीक, समझ में आया? कह रहा है कि भारत के समय की निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि अनुदान जो सहायता का नियंत्रित जो उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, ये राष्ट्रपति के ही सिफारिश पे करता है। देखिए यूपीएससी परीक्षा प्रश्न 2 में है। संघ वित्त आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान रखिएगा इसको। क्या कह रहा है? संघ वित्त आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ओके, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक
कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, किस तरह निर्वाचित होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में वंशानुगत, जैसे मान लीजिए कि उनकी एक पीढ़ी, जैसे आप देख रहे एलिजाबेथ थी तो फिर उनके साथ उनके बच्चे, फिर इस तरह से एक वंशानुगत उनका वहाँ पे था है, अतः दोनों भिन्न हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति एक नाम मात्र का है, ये कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि जैसे आप अपने यहाँ प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, हमारे यहाँ कौन है? प्रधानमंत्री। इसी तरह अमेरिका में कौन है? राष्ट्रपति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार राज्य से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 12 वर्षों तक 1950 से 1952 तक, 1952 से 1957 तक, 1957 से 1962 भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे, जबकि 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। एन संजीव रेड्डी, इन्होंने निर्विरोध चुने गए थे। भारत के पहले एकमात्र व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। एक बार आपको फिर से रिवीजन इसका कराता हूँ, बहुत आता है कभी कभी क्वेश्चन ही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। फखरुद्दीन अली अहमद ये भी कभी नहीं रहे। नीलम संजीव रेड्डी ये भी कभी नहीं रहे उपराष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह ये भी उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भी कभी नहीं रहे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रही। और प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। चलिए आगे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। दार्शनिक राजा और दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और दूसरे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। भारत के चौथे राष्ट्रपति BV गिरी 1969 से 1974 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे इनके। ट्रेड यूनियन
आंदोलन से इनका संबंध रहा था। आगे बढ़ते हैं। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक एवं गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल ने देश के व्यक्ति अनुसार 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, 12वें राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। प्रथम, देखिए जहाँ प्रथम लगा हो वो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो प्रथम का कोई भी चीज़ प्रथम हुई है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि वास्तविक प्रमुख हमारा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक जब उनकी मृत्यु हुई तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ओके, सॉरी, थोड़ा सा सेट करने में देर हो जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको फोकस पढ़ाई पर करनी है। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री रहे हैं। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटिनियस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटिनियस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले
निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति होता है। आर्टिकल 64 के अनुसार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रतिदिन सभापति होता है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे यूएसएसआर में। ठीक है। वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन, जिसे आज श्रीलंका कहते हैं, में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के.आर. नारायण भी चीन में राजदूत थे। के.आर. नारायण भी चीन में राजदूत थे। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां था। श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 13वां है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के अनुसार व्यक्ति के अनुसार के कौन से हैं, 13वां है। ठीक है। तो चलिए आगे। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक एक क्रम अनुसार है। चलिए उनको पढ़ते हैं। राष्ट्रपति है, उनकी तिथि है और तिथि तक, मतलब कब से कब तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1962 है ये 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। फिर इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। बीबी गिरी कार्यवाहक थे। बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1974 तक। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक, ये भी राष्ट्रपति थे, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। बीबी गिरी फिर राष्ट्रपति बने, देखिए 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ध्यान रखिएगा, यही थे जो निर्विरोध चुने गए थे। और इनका क्रम पूछ लेता है, याद रखिएगा।
6वां क्रम है इनका। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक क्रम और पूछ लेता है 7वां, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। और एक क्रम याद रखिए कि 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने आप पढ़ा कि ये एक वैज्ञानिक और गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। बारहवां प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। 13वें प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 तक 25 जुलाई 2017 तक। 14वें, याद रखिएगा क्रम, 14वें राष्ट्रपति इस समय मेरे कौन से हैं? रामनाथ कोविंद हैं, 25 जुलाई 2017 से अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति तिथि से तिथि तक। तो पहले याद रखिएगा, पहला तो याद ही रखना है आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक। और वीवी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक। बी डी जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक। आर वेंकट रमन 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक। के आर नारायण 31 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। कृष्ण कांत 31 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 1902 तक। भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक। और वेंकैया नायडू, ये हमारे प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, 11 अगस्त 1917 से अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। आज मैंने संसदीय व्यवस्था का पूरा समाप्त किया, और आप इसको बार बार देखिए। मैं जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, और भी जो आप इसमें जितना भी चीज़ पढ़ेंगे वो भी आप देख लिए कि कितना क्वेश्चन किस अंदर तक जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे, आपको मैंने बताया परीक्षावाड़ी भी बुक पढ़ लेंगे, दोनों तो आपका बहुत है, पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि आपको नोटिस मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।